इस वीडियो में हम बात करेंगे कैन के बारे में और आज आप कैन की फुल डिटेल वीडियो देखने वाले हैं। नॉर्मली बच्चे मैं खाना खा सकता हूं, तुम बाजार जा सकते हो, वह गाना गा सकता है, इस तरह के वाक्य ही कैन के जानते हैं। किंतु आज हम इस वीडियो में आपको कैन के सारे प्रयोग बताने वाले हैं कि कैन का प्रयोग सकता के अलावा कहां कहां किया जा सकता है। बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि कैन का प्रयोग आपको कभी भी भविष्य में परेशान नहीं करेगा और कैन के आप किंग हो जाएंगे। तो बिना स्किप करे वीडियो को पूरा देखें। चलिए प्यारी सी वीडियो को शुरू करते हैं। जो वाक्य के अंतिम शब्द सकता है, सकती है, सकता हूं या सकते हैं, इनमें से कोई सा एक शब्द आए तो वाक्य में हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं खा सकता हूं, आई कैन ईट। मैं गाना गा सकता हूं, आई कैन सिंग ए सॉन्ग। मैं फल खरीद सकता हूं, आई कैन परचेज द फ्रूट्स। नंबर 2 पहचान, यदि बच्चों वाक्य में कोई पावर, कोई सामर्थ्य शो हो रहा हो तब भी हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, पावर हमारी 4 प्रकार की होती हैं। 4 प्रकार की पावर हमें दिखाने के लिए कैन का प्रयोग करना पड़ता है। नंबर 1 पावर, बॉडी पावर। यदि आप बॉडी पावर प्रकट कर रहे हैं तो आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं 10 किलो वजन उठा सकता हूं, आई कैन लिफ्ट 10 kg वेट। मैं 50 किलो उठा सकता हूं, आई कैन लिफ्ट 50 kg वेट। तो इस प्रकार आप बॉडी पावर शो कर सकते हैं। नंबर 2 पावर, यदि आपको टाइम की पावर दिखानी है, जैसे मैं वहां जा सकता हूं, आई कैन गो देयर। मैं तुम्हारे घर आ सकता हूं, आई कैन कम योर हाउस। तो इस तरह से टाइम की पावर प्रकट करने के लिए भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। नंबर 3 माइंड पावर। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं चैनल सब्सक्राइब कर सकता हूं, आई कैन सब्सक्राइब योर चैनल। तो इस प्रकार हम माइंड की पावर को कैन से शो करते हैं। और लास्ट पावर, दुनिया की सबसे मोस्ट पावर, मनी पावर। तो मनी की पावर दिखाने के लिए भी कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कार खरीद सकता हूं, आई कैन बाय द कार। मैं एरोप्लेन खरीद सकता हूं, आई कैन बाय द एरोप्लेन। और कभी कभी तो हम कहते हैं मैं तुम्हें खरीद सकता हूं, आई कैन बाय यू। तो इस तरह से यदि हमें मनी पावर शो करनी है तो भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। जो वाक्य के पीछे लूं या ले, इनमें से कोई शब्द आए तब भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। और ऐसे वाक्यों में या तो रिक्वेस्ट की जाती है या फिर परमिशन मांगी या दी जाती है। तो लूं और ले, इसके प्रयोग के लिए भी हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं क्या मैं खाना खा लूं, कैन आई टेक द फूड। क्या मैं टीवी देख लूं, कैन आई वॉच द टीवी। क्या वह खाना खा ले, तो कैन ही टेक द फूड। तो इस तरह के वाक्यों में भी कैन का प्रयोग होता है। तो प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में बताएं क्या यह प्रयोग आपको पहले से मालूम था। वाक्य के पीछे आए पास हो सकता है, पास हो सकता है, तब भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। किंतु याद रहे कैन के साथ हमें हैव को भी जोड़ना पड़ता है। तो इसका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस कैन हैव प्लस नाउन। ध्यान रखें इसमें वर्ब ऑब्जेक्ट का कोई केस नहीं रहेगा, केवल नाउन लगाएंगे। जैसे अंकल के पास पैसे हो सकते हैं, अंकल कैन हैव मनी। मेरे पास फोन हो सकता है, तो आई कैन हैव स्मार्टफोन। तुम्हारे पास टीवी हो सकता है, तो यू कैन हैव टीवी। तो इसमें हमें नाउन को ऐड करना होता है। तो इस प्रकार भी हम कैन का नए तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। वाक्य के पीछे आए बन सकता है, तो भी हम कैन का प्रयोग
कर सकते हैं। पर याद रखें, इस बार हमें कैन के साथ बीई कैन के साथ बी को भी जोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमारा बॉडी स्ट्रक्चर बनेगा। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद कैन बी, और उसके बाद हमें प्रोफेशन लगाना है, जो भी हम बनना चाहते हैं, जो भी कोई बन सकता है। जैसे तुम डॉक्टर बन सकते हो, यू कैन बी ए डॉक्टर। तुम टीचर बन सकते हो, यू कैन बी टीचर। तुम मेरे सब्सक्राइबर बन सकते हो, यू कैन बी माई सब्सक्राइबर। तो इस तरह से कुछ बनने के लिए भी हम कैन बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वाक्य के पीछे आए किया जा सकता है, किया जा सकता है, तब भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। किंतु ध्यान रहे, इस बार हमें कैन के साथ बी को भी जोड़ना होता है और ऐसे वाक्यों में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि वाक्य की हमें पैसिव वॉइस बनानी होती है। तो बॉडी स्ट्रक्चर इस प्रकार का निकल कर आएगा कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद कैन बी, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो वाक्य कुछ इस प्रकार के होंगे, जैसे खाना खाया जा सकता है, फूड कैन बी ईटन। टीवी देखा जा सकता है, टीवी कैन बी वॉच्ड। पत्र लिखा जा सकता है, लेटर कैन बी रिटन। पतंग उड़ाई जा सकती है, काइट कैन बी फ्लॉन। तो इस तरह भी हम कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज इस प्यारी सी वीडियो में हम बात करेंगे चाहिए वाले वाक्यों के बारे में, क्योंकि ग्रामर के अंदर चाहिए वाले वाक्यों का कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है। क्योंकि हम चाहिए वाले वाक्यों में बच्चों शुड भी लगाते हैं, मस्ट भी लगा लेते हैं, आउट टू भी लगाते हैं और वांट भी लगाते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि शुड का प्रयोग कहां करना है, आउट टू का प्रयोग कहां करना है, मस्ट का प्रयोग कहां करना है और वांट का प्रयोग कहां करना है। क्योंकि प्रत्येक की कंडीशन अलग अलग होती हैं, तो हमें उन कंडीशनों को अच्छे से सीखना पड़ेगा, तभी हम इन चारों के कंफ्यूजन को अच्छे से खत्म कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मेरी आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करें। तो चलिए बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, शुड का प्रयोग हम ऐसे वाक्यों में करते हैं जिनके पीछे चाहिए शब्द आता है, और कंडीशन ये है कि इसमें हमें सलाह देनी होती है। आपको पता है इंडिया में सलाह फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, हर कोई सलाह देना चाहता है, तो आप भी सलाह दीजिए। जब भी आपको इंग्लिश में किसी को सलाह देनी हो तो हमें शुड का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार बनेगा। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद शुड लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी लगाना है, और वाक्य कुछ इस प्रकार के निकल के आएंगे। जैसे मैं आपको सलाह दूं तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड। मुझे पढ़ाना चाहिए, आई शुड टीच। मुझे रोजाना नहाना चाहिए, तो आई शुड टेक बाथ डेली। मुझे रोजाना हंसना चाहिए, आई शुड लाफ डेली। मुझे रोजाना दौड़ना चाहिए, तो आई शुड रन डेली। तो इस प्रकार बच्चों हम शुड से सलाह देने का कार्य कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम नेगेटिव सलाह भी दे सकते हैं, तो आपको वाक्य नेगेटिव करना होगा। इसके फार्मूला कुछ इस प्रकार का होगा। पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद शुड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो नेगेटिव एडवाइस कुछ इस टाइप की निकल कर आती है, जैसे तुम्हें सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, तो यू शुड नॉट
टेक द सिगरेट। बच्चों दूसरा प्रयोग सीखेंगे हम मस्ट के बारे में। तो मस्ट वाले वाक्यों के पीछे भी चाहिए शब्द आता है, किंतु इसकी कंडीशन ये है कि इसमें फोर्स किया जाता है। इसमें या तो जरूर शब्द आएगा या फिर अवश्य शब्द आएगा या फिर फोर्स करने के लिए ही शब्द भी लगा आ सकता है। तो हमें मस्ट का प्रयोग कुछ इस प्रकार करना है, जैसे तुम्हें जरूर पढ़ना चाहिए, तुम्हें अवश्य पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना ही चाहिए। तो देखो तीनों कंडीशन में हम सब्जेक्ट पर फोर्स जमा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में बच्चों हमें मस्ट का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का बनेगा। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद मस्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हम चाहें तो इन्हें नेगेटिव वाक्य भी कर सकते हैं, बस आपको मस्ट के साथ नॉट को ऐड करना है। आप चाहें तो क्वेश्चन वाचक यानी इंट्रोगेटिव वाक्य भी आप इसके बना सकते हैं, बस आपको मस्ट को सब्जेक्ट से पहले लेकर आना है। तीनों के फार्मूले आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो जरूर वाले वाक्य हमारे कुछ इस प्रकार के बन के आएंगे, जैसे तुम्हें अवश्य खेलना चाहिए, यू मस्ट प्ले। तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, यू मस्ट गो। तुम्हें जरूर पढ़ना चाहिए, यू मस्ट रीड। तुम्हें नहाना ही चाहिए, यू मस्ट बाथ। तो इस तरह से बच्चों हम फोर्स जमाने के लिए मस्ट का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। प्यारे बच्चों आउट टू का प्रयोग भी हम चाहिए वाले वाक्यों में करते हैं। ऐसे वाक्यों के पीछे भी चाहिए शब्द आता है। तो इसकी कंडीशन होती है प्यारे बच्चों, यदि वाक्य में हम कोई नैतिकता की बातें कर रहे हो, कोई अच्छाई की बातें कर रहे हो, देश प्रेम की बातें कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशंस में हम आउट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे नैतिकता की बात हुई, हमें माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, हमें टीचर का कहना मानना चाहिए। देश प्रेम की बात हुई, हमें देश की सेवा करनी चाहिए, हमें राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, हमें कानून का पालन करना चाहिए। तो ये देश प्रेम की बातें हुई। तो इस प्रकार के वाक्यों में बच्चों हमें आउट टू का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आउट टू लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। यदि आपको इसको नेगेटिव बनाना है तो आउट टू के बीच में आपको नॉट जोड़ देना है। तो फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस आउट प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरह से बच्चों हम नैतिकता के लिए और कर्तव्य बोध के लिए और देश प्रेम के लिए हम आउट टू का प्रयोग करते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखिए। जैसे हम कहने लगे हमें देश से प्रेम करना चाहिए, तो वी आउट टू लव फ्रॉम कंट्री। हम कह सकते हैं हमें माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, तो वी आउट टू ओबे द पेरेंट्स। हमें अध्यापक का कहना मानना चाहिए, तो वी आउट टू ओबे द टीचर। तो इस तरह से बच्चों हम आउट टू का इस्तेमाल करते हैं। प्यारे बच्चों वांट का प्रयोग भी हम चाहिए वाले वाक्यों में करते हैं, पर ध्यान रहे इसमें हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी सहारा लेना पड़ता है। तो इसकी कंडीशंस कुछ इस तरह की निकल के आती है। यदि हम किसी वस्तु की डिमांड करते हैं, किसी को कोई वस्तु चाहिए होती है, मेरा मतलब नाउन कोई भी वस्तु चाहिए होती है, तो हम चाहिए वाले केसेस में वांट का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहने लगूं मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए, मुझे क्रिकेट बैट चाहिए, उसे किताब चाहिए, उसे पेन चाहिए, दादाजी को दवाइयां चाहिए। तो इस प्रकार के चाहिए वाले केसेस में हम वांट का प्रयोग करते हैं। तो इसके फार्मूले कुछ इस तरह से निकल जाएंगे। पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद वांट लगाना है, उसके बाद एस या ईएस लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो इसके वाक्य यदि हमें नेगेटिव करने हो तो हमें डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करना पड़ता है। तो फार्मूला कुछ इस तरह से आएगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वांट प्लस। अरे बच्चों इस तरह से हम वांट का इस्तेमाल भी
चाहिए के रूप में कर सकते हैं। तो अब इसके एग्जाम्पल देखिए, मुझे फोन चाहिए तो आई वॉन्ट मोबाइल फोन। तुम्हें किताब चाहिए तो यू वॉन्ट बुक। दादाजी को दवाइयां चाहिए तो ग्रैंडफादर वॉन्ट्स मेडिसिन। यहां पर हमने वॉन्ट्स का प्रयोग किया क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। यदि आपने हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, उसको जाकर एक बार जरूर चेक कीजिए। तो इस प्रकार बच्चों हम चाहिए के वाक्यों का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको चारों कंडीशन चाहिए वाली अच्छे से समझ आ गई होंगी। यदि बच्चों आपको हमारी मेहनत, हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो इस वीडियो को अपने जैसे प्यारे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, जिससे उन बच्चों का भविष्य भी आपकी तरह उज्जवल हो सके। जय हिंद, जय भारत। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वुड के बारे में। वुड एक मॉडल वर्ब है जो बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करता है क्योंकि इसका प्रयोग 7-8 तरह के वाक्यों में होता है। तो हम इस वीडियो में आज जानेंगे कि वुड का प्रयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं, वुड के साथ कौन कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है जहां वुड का सही इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वीडियो में हम वुड के सारे प्रयोग कवर करेंगे, उनके आपको फार्मूले समझाएंगे, उनके एग्जाम्पल समझाएंगे और किस कंडीशन में कौन सी वर्ब की फॉर्म वुड के साथ काम करती है यह भी हम आपको समझाने वाले हैं। बस आपको करना है कि वीडियो को बिना स्किप करे वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए बच्चों, इस प्यारी सी सुंदर सी वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, यदि वाक्य के पीछे ता, ती, ते इनमें से कोई सा भी शब्द आए तो हम वुड का प्रयोग करते हैं। इसका फार्मूला कुछ इस प्रकार का बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वाक्य कुछ इस प्रकार के बनेंगे, मैं बाजार जाता, आई वुड गो मार्केट, मैं क्रिकेट खेलता, आई वुड प्ले द क्रिकेट, मैं पुस्तक पढ़ता, आई वुड रीड द बुक। प्रयोग नंबर 2 बच्चों, यदि वाक्य के पीछे गा, गी, गे इनमें से कोई सा भी शब्द आए तो हमें वुड का प्रयोग करना चाहिए। अब आपको बता दूं बच्चों, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर हम गा, गी, गे वाले वाक्यों में तो शैल या विल लगाते हैं, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है। तो इसका कंफ्यूजन मैं आपको बता दूं बच्चों, यदि हम फ्यूचर की बात करते हैं तो हम शैल या विल का इस्तेमाल करते हैं। यदि हमें वाक्य में किसी बात का फ्यूचर बताना हो तो वह शैल विल में चला जाता है। यदि हमें किसी बात का चुनाव करना हो, कोई बात हमें चुननी हो, चूज करनी हो, तो फिर हम वुड का प्रयोग करते हैं। तो दोनों वाक्यों को एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यदि मैं आपसे कहने लगूं कि मैं कल खाना खाऊंगा तो मतलब ये फ्यूचर है, मैं कल टीवी देखूंगा ये भी फ्यूचर है। तो यहां पर चुनाव नहीं है। चुनाव किस तरह से होता है कि मानो आपके यहां पर समोसे रखे हुए हैं, पिज्जा रखा हुआ है, बर्गर रखा हुआ है और मैं कहने लगूं मैं समोसा खाऊंगा, तो यहां पर सिलेक्शन हुआ, यहां पर चुनाव हुआ। मैं यह बुक पढ़ूंगा तो यहां पर सिलेक्शन हुआ। तो जहां पर हमें चुनाव करना होता है वहां पर हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वाक्य इस तरह से बनेंगे, मैं समोसा खाऊंगा तो आई वुड ईट द समोसा, मैं अंग्रेजी सीखूंगा, आई वुड लर्न इंग्लिश, जहां पर बहुत सारी भाषाओं में से एक चुननी पड़े, मैं यह बल्ला खरीदूंगा, आई वुड परचेज दिस बैट। तो इस तरह से बच्चों हम वुड का प्रयोग करते हैं। तीसरे प्रयोग में बच्चों हम जानेंगे, यदि वाक्य के पीछे आए चुका होता, चुकी होती, चुके होते, तो भी हम वुड का प्रयोग कर सकते हैं। किंतु इस बार वुड आपका अकेला नहीं आएगा, वुड के साथ हैव भी जुड़कर आएगा, तो वुड हैव का प्रयोग हम करेंगे। तो इसका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस बार थर्ड फॉर्म लगेगी। तो इस बॉडी स्ट्रक्चर का हम
इस्तेमाल करेंगे तो वाक्य कुछ इस तरह से होंगे कि मैं मर चुका होता, आई वुड हैव डेड। मैं खाना खा चुका होता तो आई वुड हैव ईटन द फूड। मैं तुमसे लड़ चुका होता तो आई वुड हैव फाइट विद यू। तो इस तरह से बच्चों हम चुका होता, चुकी होती, चुके होते के लिए भी वुड हैव का प्रयोग करते हैं। उम्मीद है तीसरा प्रयोग भी आपको इंटरेस्टिंग लगा हो। वुड का चौथा प्रयोग, चौथे प्रयोग में हम सीखेंगे कि इस बार वाक्य आपका अगर शब्द से शुरू होगा, अगर शब्द या यदि शब्द से शुरू होगा और वाक्य के पीछे होगा पास होता, पास होता। तो जैसे हम कह सकते हैं अगर मेरे पास मोबाइल फोन होता, अगर मेरे पास टीवी होता, यदि मेरे पास कपड़े होते, तो इस प्रकार के वाक्य भी हम वुड से तैयार कर सकते हैं। तो इनके लिए बॉडी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का बनेगा। सबसे पहले हमें लगाना है इफ, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वुड हैव और उसके बाद नाउन, जिसकी भी आपको विश है कि ये मेरे पास होना चाहिए था। तो इस तरह से हमारा बॉडी स्ट्रक्चर बनेगा। तो वाक्य कुछ इस प्रकार के बनेंगे, यदि मेरे पास स्मार्टफोन होता, इफ आई वुड हैव स्मार्टफोन। यदि मेरे पास नया टीवी होता, तो इसको हम इस प्रकार से बनाएंगे, इफ आई वुड हैव न्यू टीवी। यदि मेरे पास बीवी होती, बीवी ये कुछ अलग हो गया, तो इसको हम बनाएंगे इफ आई वुड हैव वाइफ। तो इस प्रकार बच्चों हम वुड हैव का प्रयोग नए तरीके से कर सकते हैं। कि हम पांचवें प्रयोग में सीखेंगे कि यदि हमें किसी से रिक्वेस्ट करनी हो, हमें किसी से प्रार्थना करनी हो, फिर भी हम वुड का प्रयोग कर सकते हैं, किंतु इस बार वुड का प्रयोग हम क्वेश्चन फॉर्म में करेंगे, इंट्रोगेटिव फर्स्ट में करेंगे। तो हम किस तरह से इसका प्रयोग करेंगे तो वाक्य से समझते हैं। जैसे आप कहने लगे, क्या आप मुझे एड्रेस बताओगे? क्या आप खाना खाओगे? क्या आप मेरे साथ क्रिकेट खेलोगे? क्या आप मेरे साथ चलोगे? क्या आप मेरे साथ हंसोगे? तो जब आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो तो भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। तो इसका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार बनेगा, वुड यू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। तो सेंटेंस को इस तरह से बनेंगे, क्या आप खाना खाओगे? तो वुड यू टेक द फूड। क्या तुम मूवी देखोगे? वुड यू वॉच द मूवी। वुड के हम छठे प्रयोग की तरफ आ गए हैं। तो यहां तक आपने वीडियो देखा है तो इसका मतलब है आप हमारी वीडियो में इंटरेस्टेड हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए बच्चों वुड के छठे प्रयोग की तरफ चलते हैं। यदि वाक्य के पीछे आए होता, यदि आप कुछ बनना चाहते हैं फ्यूचर में, तो भी हम वुड का प्रयोग करते हैं, किंतु इस बार वुड के साथ बी जुड़ेगा, क्योंकि बी का मतलब होना होता है। तो इसके आगे हम, वाक्यों के आगे हम अगर या काश भी लगाएंगे। जैसे काश में एक डॉक्टर होता, काश में अक्षय कुमार होता, काश में बॉडी बिल्डर होता, काश में एक क्रिकेटर होता, काश में एक टीचर होता, अरे वो तो मैं हूं। तो इस तरह से आपको वुड का प्रयोग करना है। तो इसका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार बनेगा। सबसे पहले हम इफ लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वुड बी लगाएंगे और उसके बाद नाउन लगाएंगे। तो वाक्य हमारे इस प्रकार के बन के निकलेंगे। जैसे अगर मैं डॉक्टर होता, तो इफ आई वुड बी ए डॉक्टर। काश मैं शाहरुख खान होता तो इफ आई वुड बी शाहरुख खान। अगर मैं एक अच्छा क्रिकेटर होता, तो इफ आई वुड बी ए गुड क्रिकेटर। तो इस तरह से बच्चों हम वुड बी का भी प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद करता हूं छठा प्रयोग भी आपको बहुत ही धमाकेदार लगा हो।
जो वुड के हम लास्ट प्रयोग में सीखेंगे कि वुड का प्रयोग हम ऐसे वाक्यों में भी करते हैं जहां पर हम किसी को ऑफर दे रहे हो, जहां पर हम किसी को ऑफर दे रहे हो वहां पर भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि क्या आप बीड़ी पीना पसंद करोगे? अरे तो गंदा ऑफर हुआ। क्या आप पिज्जा खाना पसंद करोगे? क्या आप क्रिकेट खेलना पसंद करोगे? क्या आप मेरे साथ गांव चलना पसंद करोगे? क्या आप मेरे साथ हंसना पसंद करोगे? तो इस तरह से भी बच्चों हम ऑफर देने के लिए वुड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का बनेगा। सबसे पहले हमें वुड लगाना है, उसके बाद यू लगाना है, उसके बाद लाइक टू लगाना है और उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगाना है, क्योंकि ये वाले वाक्य इंट्रोगेटिव फर्स्ट बनने वाले हैं। तो वाक्य कुछ इस प्रकार के बनेंगे। क्या आप क्रिकेट खेलना पसंद करोगे? वुड यू लाइक टू प्ले द क्रिकेट? क्या आप मूवी देखना पसंद करोगे? वुड यू लाइक टू वॉच द मूवी? क्या तुम अंग्रेजी पढ़ना पसंद करोगे? तो वुड यू लाइक टू रीड द इंग्लिश? क्या आप राहुल सर का चैनल सब्सक्राइब करना पसंद करोगे? तो वुड यू लाइक टू सब्सक्राइब द डियर राहुल सर चैनल? बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मे की। मे एक अपने आप में एक मॉडल वर्ब है। इसका सही प्रयोग हमें कहां कहां करना चाहिए, ये बातें हम इस वीडियो में आपको बताने और समझाने वाले हैं। तो मे का प्रयोग बच्चों इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस में भी बहुत ज्यादा किया जाता है और ग्रामर में भी इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। तो यदि बच्चों आपने हमारा कैन वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी एक बार अवश्य देख लें। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मे और कैन दोनों में कंफ्यूजन रहता है। यदि आपने वो वीडियो देखा तो आपको मे और कैन का डिफरेंस भी अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, इस मे के शानदार सफर को हम शुरू करते हैं। मे का पहला प्रयोग, तो मे का पहला प्रयोग हम समझेंगे कि जहां पर हमें परमिशन लेनी हो, फॉर्मल परमिशन के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं और इसका प्रयोग हम इंट्रोगेटिव वाक्य बनाने में करते हैं। तो इसका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का बनेगा। सबसे पहले हमें मे लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस हमारे कुछ इस प्रकार के बनेंगे। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? ये सेंटेंस आप क्लासरूम में, स्कूल में, ट्यूशन में अपने टीचर से बोलते भी होंगे। मे आई कम इन सर? क्या मैं मोबाइल यूज कर सकता हूं? तो मे आई यूज द मोबाइल फोन। क्या मैं गाना गा सकता हूं? तो मे आई सिंग ए सॉन्ग। क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? मे आई सिट हेयर। क्या मैं जा सकता हूं? मे आई गो। तो इस तरह से बच्चों फॉर्मल परमिशंस के लिए मे का प्रयोग इंट्रोगेटिव वाक्यों में किया जाता है। तो अब बढ़ते हैं हम इसके यूज नंबर 2 की तरफ। प्रयोग में जानेंगे बच्चों। मे का प्रयोग हम किसी को आशीर्वाद देने में, किसी को गुड ब्लेसिंग देने में, या फिर हम इसको अभिशाप देने में, उसको श्राप देने में, उसको बद्दुआ देने में भी हम मे का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों इसका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार बनेगा। सबसे पहले हम मे लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। किंतु बच्चों ध्यान रहे, इसके अंत में हमें फुल स्टॉप लगाना है, क्वेश्चन मार्क नहीं, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगाया तो है वाक्य इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो हमें वो नहीं करना है, इसके लास्ट में हमें फुल स्टॉप लगाना है। और ये जो मे है इसका मतलब क्या नहीं है, इसका मतलब है भगवान करे। इसका हम सेंस लगाएंगे। मे का मतलब ये नहीं है भगवान करे, किंतु सेंस हमारा यही निकल कर आता है। भगवान करे तुम्हारी लंबी उम्र हो, भगवान करे तुम जीते जागते रहो,
भगवान करे तुम खूब तरक्की करो। तो इस तरह से जो आशीर्वाद दिए जाते हैं वो हम मे से देते हैं। जैसे हम कहें भगवान करे आपकी लंबी आयु हो, लंबी उम्र हो, तो मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। तो इस तरह से आशीर्वाद दिया जाता है। तो अभिशाप भी इसी से दिया जाता है। जैसे कहें हम भगवान करे यह जल्दी मर जाए, तो हम कह सकते हैं कि भगवान करे वह जल्दी मर जाए, तो मे ही डाई सून, मे ही डाई सून। तो इस तरह से बच्चों अभिशाप भी और आशीर्वाद भी मे के माध्यम से ही दिया जाता है। नेक्स्ट यूज में बच्चों हम सीखेंगे यदि वाक्य में संभावना प्रकट हो रही हो, यदि वाक्य में किसी कार्य के होने की संभावना प्रकट हो रही हो, मतलब वह कार्य 50-50 हो कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो ऐसे वाक्य में भी हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहने लगे आज बारिश हो सकती है, संभावनाएं हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो ऐसे वाक्यों को हम मे से बनाते हैं। वह यहां आ सकता है, तुम आईएएस बन सकते हो, वह लड़का पास हो सकता है, मैं क्रिकेटर बन सकता हूं, वह अंग्रेजी बोल सकता है। तो इस प्रकार की जो संभावनाएं होती हैं, 50-50 संभावनाएं होती हैं, उन्हें हम मे से बनाते हैं। तो इसका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का बनेगा। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद मे लगाना है, उसके बाद बी हम लगा सकते हैं क्योंकि बी का मतलब होने से होता है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ऑब्जेक्ट और ईटीसी लगाना है। जैसे हम कहने लगे तुम पास हो सकते हो, यू मे बी पास, तुम अंग्रेजी सीख सकते हो, तो यू मे बी लर्न द इंग्लिश, आज बारिश हो सकती है, तो इट मे बी रेन टूडे। तो इस तरह से बच्चों हम मे का प्रयोग करते हैं। देखिए हम इस लास्ट यूज में सीखने वाले हैं यदि हमें वाक्य में कोई पर्पज नजर आ रहा हो, कोई उद्देश्य नजर आ रहा हो, तो भी हम मे का प्रयोग करते हैं। तो कोई वाक्य है यदि इसमें कोई उद्देश्य है, जैसे मेरा उद्देश्य है आपको पढ़ाना, जैसे खाना खाने का उद्देश्य होता है जीवित रहना, माता पिता की आज्ञा का पालन करने का उद्देश्य होता है कि आप कुछ बड़े आदमी बन सकें, मेरे चैनल को देखने का आपका उद्देश्य है कि आप अच्छी अंग्रेजी सीख सकें। तो प्यारे बच्चों जब वाक्य में उद्देश्य हो तो भी हम मे का प्रयोग करते हैं। तो इस मे का बॉडी स्ट्रक्चर हम कुछ इस प्रकार बनाने वाले हैं कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसके बाद एस या ईएस लगाना है, उसके बाद आपको सो दैट लगाना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद मे लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो प्यारे बच्चों फार्मूला कुछ बड़ा हो गया क्योंकि इस वाक्य में दो वाक्य जुड़े होते हैं। ज्यादातर पहले केसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाता है, उसके बाद हमें कंजक्शन लगाना होता है सो दैट, जिसका मतलब ताकि होता है, और उसके बाद हमें उस संभावना को उस उद्देश्य को हमें उसमें जोड़ना होता है। तो वाक्य कुछ इस प्रकार बनेंगे। सारे एग्जाम्पल बच्चों ध्यान से देखें क्योंकि ये इस वीडियो का अंतिम पार्ट है। तो वाक्य हमारे कुछ इस प्रकार के बनेंगे। खाना खाता हूं ताकि जीवित रह सकूं, तो आई ईट द फूड सो दैट आई मे अलाइव। तो इस तरह से बच्चों हम वाक्य तैयार करते हैं। नंबर 2 देखिए, वह खेलता है ताकि क्रिकेटर बन सके, तो ही प्लेज सो दैट ही मे बी ए क्रिकेटर। इस तरह से बच्चों हमारे वाक्य तैयार होते हैं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपने मे के सारे यूज अच्छे से सीख लिए होंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें। यदि आपको मॉडल्स वर्ब सीखने में इंटरेस्ट है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट दे रहे हैं, उस प्लेलिस्ट को भी जाकर एक बार जरूर चेक करें। तो जय हिंद, जय भारत। प्यारे बच्चों आज इस प्यारी सी वीडियो में हम बात करने वाले हैं इट के बारे में। तो इट एक ऐसा यूज है
जो हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या अच्छी अंग्रेजी बोलना चाह रहे हैं, या अच्छी ग्रामर सीखना चाह रहे हैं, आपको इट के बारे में जरूर पता होना चाहिए। क्योंकि इट के बारे में कुछ मिथ ऐसे हैं जो कुछ बच्चों को गलत मालूम होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में इट के बारे में आज आपको सारी नॉलेज देने वाले हैं, और इन फ्यूचर कभी भी आपको इट डिस्टर्ब नहीं करेगा। बस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें। चलिए इस शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। के पहले यूज में हम सीखेंगे कि इट का मतलब होता है यह है, किंतु ध्यान रहे जब हमारा यह शब्द किसी निर्जीव वस्तु मतलब नॉन लिविंग वस्तु की ओर संकेत करता है तो हमें इट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का बनेगा। सबसे पहले हमें इट लगाना है, उसके बाद हमें इज लगाना है, या वॉज लगाना है, या विल लगाना है। ये हम टेंस के अनुसार लगाएंगे। उसके बाद हमें नॉन लिविंग थिंग्स को लगाना है। तो वाक्य कुछ इस प्रकार के निकल कर आएंगे। यह एक घर है, इट इज ए हाउस। आप इसको इट से हाउस भी बोल सकते हैं। यह एक पत्थर है, इट इज ए स्टोन, या इट्स अ स्टोन। यह एक छाता है, इट्स अ अम्ब्रेला। इसको बच्चों पास्ट टेंस में भी बोल सकते हैं, यह घर था, तो इट वॉज ए हाउस। तो इस तरह से बच्चों किसी भी टेंस में हम इट का प्रयोग कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि वाक्य में यह हो और वह निर्जीव वस्तु की ओर संकेत कर रहा हो। तो प्यारे बच्चों, इसमें एक छोटा सा अपवाद भी होता है, क्योंकि दिस माने भी यह होता है। अब इट और दिस में फर्क क्या है, तो छोटा सा आपको ध्यान रखना है कि जब हम कुछ वस्तुएं एक साथ हो और उनमें से एक वस्तु का सिलेक्शन कर रहे हो, चयन कर रहे हो, फिंगर उठा के संकेत कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में हमें दिस का प्रयोग करना चाहिए। उस समय हमें इट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे मानो बहुत सारे अम्ब्रेला रखे हुए हैं और हम कहने लगे दिस इज माई अम्ब्रेला। बहुत सारे घर हैं और हम किसी को बताएं दिस इज माई हाउस, तो इस तरह से बच्चों फिर दिस का प्रयोग करना ही सही माना जाता है। और ऐसा यदि नहीं है तो ऐसे केसेस में फिर हमें इट का ही प्रयोग करना चाहिए। उम्मीद करता हूं यूज नंबर 1 आपको अच्छा लगा होगा। चलिए बढ़ते हैं यूज नंबर 2 की ओर। यूज नंबर 2 में हम सीखेंगे कि यदि हमें दिन के बारे में बताना हो कि आज कौन सा दिन है, कल कौन सा दिन था और कल कौन सा दिन होगा, तो ऐसी कंडीशन में भी हमें वाक्य को इट से ही शुरू करना होता है। इसमें हम यह का इंतजार नहीं करते और यह शब्द इसमें होता भी नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि यदि वाक्य में दिन का जिक्र है, दिन को बताना है आपको, तो आपको इट से ही वाक्य शुरू करना होगा। तो इसका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का बनेगा। सबसे पहले आपको इट लगाना है, उसके बाद आपको इज लगाना है, या वॉज लगाना है, या फिर विल लगाना है। उसके बाद डे लगाना है, जौन सा भी दिन है, और उसके बाद आपको ईटीसी जैसे टुडे, टुमारो, यस्टरडे वगैरह लगाना होता है। तो वाक्य कुछ हमारे इस तरह के निकल के आएंगे। जैसे हम कहने लगे आज रविवार है, तो इट इज संडे टुडे। और यदि हम कहने लगे कल रविवार था, ये पास्ट हो गया बच्चों, तो इट वॉज संडे यस्टरडे। और हम कहने लगे कि कल रविवार होगा, ये फ्यूचर हो गया बच्चों हमारा, तो इट विल बी संडे टुमारो। तो इस तरह से बच्चों दिन व्यक्त करने के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। तो अब बढ़ते हैं यूज नंबर 3 की तरफ। बच्चों, वाक्य में मंथ का जिक्र हो, महीने का जिक्र हो, आपको किसी को बताना है कि कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा महीना चल रहा था, या कौन सा महीना चलेगा। तो इस तरह की बातें यदि वाक्य में हो, मंथ्स का जिक्र हो, तो प्यारे बच्चों फिर भी हम इट से ही वाक्य को शुरू करते हैं। तो इसका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का बनेगा। सबसे पहले हमें इट लगाना है, उसके बाद सेंटेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगानी है, चाहे इज हो, वाज हो, या फिर विल हो। और उसके बाद मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल,
जो भी हो। तो इस तरह से बच्चों हम इसके फार्मूले पर काम करते हैं। तो वाक्य कुछ हमारे इस प्रकार के निकल के आएंगे, जैसे हम कहने लगे यह जनवरी का महीना है, तो इट इज मंथ ऑफ जनवरी। यह फरवरी का महीना है, तो इट इज मंथ ऑफ फरवरी। बस आप मंथ्स को चेंज करते जाइए। यदि पास्ट में हम इस वाक्य को बोले यह जनवरी का महीना था, तो इट वॉज मंथ ऑफ जनवरी। यह जनवरी का महीना होगा, तो इट विल बी मंथ ऑफ जनवरी। तो इस तरह से बच्चों हम मंथ्स बताने के लिए भी इट का प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट यूज की तरफ। आपसे कोई पूछे कि कितने बजे हैं, क्या टाइम हुआ है, उस समय कितने बजे थे, अब कितने बजेंगे, तो प्यारे बच्चों चिंता ना करें, समय बताने के लिए भी हम इट का ही प्रयोग करते हैं और हेल्पिंग वर्ब वाक्य के अनुसार प्रयोग करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर भी बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको इट लगाना है, उसके बाद इज या वॉज या विल, और उसके बाद आपको टाइम लगा देना है, और उसके बाद ईटीसी हो तो ईटीसी भी हम लगा सकते हैं। तो वाक्य कुछ हमारे इस तरह के निकल के आएंगे कि 2 बजे हैं। आपसे कोई टाइम पूछे कि भाई कितने बजे हैं, आपने कहा 2 बजे है, तो इट इज 2 o'clock। 5 बजे है, इट इज 5 o'clock। आपसे कहे कि उस समय कितने बजे थे, आपने कहा 5 बजे थे, पास्ट में है सेंटेंस, तो इट वॉज 5 o'clock। कितने बजेंगे, आपने कहा जी 5 बजेंगे, तो इट विल बी 5 o'clock। तो इस तरह से बच्चों हम टाइम बताने के लिए भी इट का ही प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट यूज की तरफ। मौसम के बारे में बताने के लिए, मौसम का हालचाल बताने के लिए भी हम इट का ही प्रयोग करते हैं। चाहे सर्दी का मौसम बताना हो, गर्मी का बताना हो, बरसात का बताना हो, सभी को बताने के लिए हम इट का ही इस्तेमाल करते हैं। तो इसका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले हमें इट लगाना है, उसके बाद इज या वॉज लगाना है, उसके बाद आपको मौसम और प्लस ईटीसी लगा देना है। तो सेंटेंस कुछ इस तरह के निकल के आएंगे, जैसे आपने कहा आज गर्मी है, तो इट इज हॉट टुडे। आज सर्दी है, तो इट इज कोल्ड टुडे। तो इस तरह से बच्चों आप मौसम बताने के लिए भी इट का सहारा ले सकते हैं। और वीडियो के अंत में बच्चों हम आपको एक बोनस टिप्स भी देंगे, उस बोनस टिप्स को बिल्कुल भी मिस ना करें और वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखते रहें। तो बच्चों बढ़ते हैं वीडियो के अंतिम यूज की तरफ। यूज में हम सीखेंगे कि यदि हम किसी वस्तु पर अपना राइट्स दिखा रहे हैं, यदि किसी वस्तु पर हम अपना अधिकार दिखाना चाहते हैं कि यह वस्तु आपकी ही है, तो ऐसे केसेस में भी हम इट का ही प्रयोग करते हैं। और ध्यान रहे हिंदी वाले वाक्य में इसमें ही शब्द भी आएगा, क्योंकि ही शब्द से वाक्य थोड़ा भारी हो जाता है और उस वाक्य से हमें लगता है कि यह वस्तु वास्तव में ही इसी सब्जेक्ट की है। जैसे हम कहने लगे यह मेरा ही पेन है, यह मेरा ही पेन है, तो इसको हम कहेंगे इट्स माई पेन। तो इसमें यदि हम दिस लगाते तो ऐसा लगता है कि ये मेरा पेन तो है पर मैंने भी कहीं से लिया है। यदि आपने दिस की जगह पर इट लगाया तो इसका मतलब है वास्तव में ही ये आपका ही पेन है, किसी दूसरे का पेन नहीं है। इट्स माई हेयर स्टाइल, ये आपका हेयर स्टाइल है, आपने किसी का कॉपी नहीं किया है। तो इस तरह से बच्चों हम इट का प्रयोग अपनी वास्तविकता बताने के लिए, अर्थात यह वस्तु मेरी ही है, इस बात को शो करने के लिए भी हम इट का प्रयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं यह प्रयोग भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं बोनस टिप्स की तरफ बच्चों। इसमें बच्चों हम जानेंगे कि हम इट का प्रयोग अफर्मेटिव केसेस में भी करते हैं, नेगेटिव में भी करते हैं और इंट्रोगेटिव वाक्य में भी इट का प्रयोग हम कर सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि यदि हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट को जोड़ देते हैं तो वाक्य हमारा नेगेटिव हो जाता है। यदि इसी हेल्पिंग वर्ब को हम वाक्य की शुरुआत में लगा देते हैं तो वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव बन जाता है। तो इस अंतर को हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम कहने लगे यह मेरी कार है, तो आपने नॉर्मल सा कहा, अफर्मेटिव केसेस में कहा, तो आप बोलेंगे इट इज माई कार। यह मेरी कार नहीं है, तो इट इज नॉट माई कार। क्या यह मेरी कार है, तो इज इट माई कार और लास्ट में
क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से बच्चों हम थोड़ा सा बदलाव लाकर वाक्य को नेगेटिव और इंटरोगेटिव भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों इट का प्रयोग आपने अच्छे से सीखा होगा। और प्यारे बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इस प्यारी सी वीडियो को अपने जैसे बच्चों में शेयर भी क्या करें, जिससे और भी बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। तो चलिए बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।